पूर है वह ये तो कल चले अपने भी आत्मा न्यू ना कह मैं कहते हमने कुछ ना दियो और हम पे तो हो गए बिना तो सही बताओ हैं काम करे ना दूसरे खा खा के बैठे होते थे कहीं भी चले पर हम तो यो हम तो कहीं से करें तो बेटा सब देंगे तभी मेरा आवाज जानी तो याद कर लीजिएगा ये तो चीज बन जाएगी भाई जाएंगे सारे हां सारी चीजें अब बैठ कर आराम से अच्छा फिर बाहर ही बैठ जाए हेलो 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 अक्षय से हाँ वो ही बोलेगा इसमें हेलो 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 आप सब सुन सकते हैं गुड मॉर्निंग सुन सकते हैं सब आप लोग जी आगे आप क्या बात करें गुड मॉर्निंग सर नमस्ते आप सबको और प्रेसिडेंट साहब की तरफ से आप सबको बहुत बहुत वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और जैसे प्रेसिडेंट साहब ने परमिशन दिया है कि अब प्रोग्राम को स्टार्ट किया जाए तो इसलिए अब प्रोग्राम को हम स्टार्ट कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब सुनेंगे और जिनको भी कोई प्रॉब्लम हो कोई भी क्वेश्चन हो कृपया टाइप करिए क्वेश्चन को हम क्वेश्चन को समझ करके फिर उसका आंसर करेंगे ठीक है सर आप अपने अपने माइक को म्यूट पे कर दीजिए ताकि आपके उधर की साउंड हमारी तरफ ना आए ठीक है सर ओके सर ओके ओके सर और हमारे संजय साहब की तरफ से भी आप सबका स्वागत है और प्रेसिडेंट साहब की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और उनकी परमिशन से चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारा टाइम हो गया है 11:09 तो टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो इसलिए हम स्टार्ट करते हैं और जो भी मेंबर्स आते हैं उनको मैं टाइम टू टाइम एडमिट करता रहूंगा ठीक है सर तो जैसा हमारा टॉपिक है आज का हमारा टॉपिक है आईटीसी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जो आईटीसी रिलेटेड क्वेरीज आती हैं उसको हम कैसे अवेल करें ठीक है सर तो आईटीसी रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उन्हें हमें एड्रेस करना है इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब होता है रियल एस्टेट तो रियल एस्टेट से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में थोड़ा सा ऑनलाइन होने की वजह से थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी आएगी तो आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको थोड़ा सा जो टेक्निकल इश्यूज आते हैं उनको एड्रेस करिएगा और ताकि किसी और को प्रॉब्लम ना हो सभी लोग ठीक से इसका लाभ उठा सकें अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन सबसे पहले हमें ये समझना है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब वो हो गया जैसे लैंड हो गया बिल्डिंग हो गया जो कि मूव नहीं किया जा सकता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस
तो ये होता है हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब इनमें दो बातें हैं सर, उसको हमें ध्यान में रखना है। पहला है इससे रिलेटेड सप्लाई, और दूसरा फिर उससे रिलेटेड जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसका अवेलमेंट कैसे किया जाए और क्या किया जाए। तो मैं ज्यादा डिटेल में तो अभी आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अभी कई चीजें हैं जो हमें समझनी है। फॉर एग्जाम्पल कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, लॉ में तो वो सारे ग्लोबल चीजों के लिए बताया गया है, लेकिन हमें केवल अभी समझना है इनपुट टैक्स क्रेडिट विद रिगार्ड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है सर। अब जो हमें इमूवेबल प्रॉपर्टी समझना है सर, एक सेकंड रुकिएगा जरा सा। ओके, जो भी प्रॉब्लम हो आपको प्लीज चैट बॉक्स पे टाइप करिएगा ताकि मैं देख सकूं और आपके क्वेश्चन का आंसर भी कर सकूं। बट सबसे पहले हम सर क्वेश्चन खत्म करना चाहेंगे, जो कॉन्सेप्ट है वो पहले खत्म करना चाहेंगे। तो कॉन्सेप्ट में सबसे पहले सर हम समझना है कि जो आईटीसी या इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड आईटीसी क्या है और सप्लाई क्या है। तो सबसे पहले जो हमारा आईटी रिटर्न का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा ब्रीफ में समझ देते हैं। एज पर सेक्शन 43A रिटर्न का जो प्रोसीजर है वो है कि आपको रिटर्न फाइल करना है, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो आपको एक लिमिटेड ही मिलेगा उन इनवॉइसेस के रिस्पेक्ट में जिसका डिटेल GSTR1 में अपलोड नहीं किया है आपके सप्लायर्स ने। ठीक है सर। तो जो सप्लायर्स ने डिटेल अपलोड नहीं किया है उसका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है केवल 10% ही हम ले सकते हैं, जो कि अपलोड किया गया है, वो भी ग्रॉस ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस। अब जो इसका जो रिस्पेक्टिव रूल है वो है रूल 36। रूल है सर रूल 36(4). तो रूल जो 36(4) है वो हम एक बार समझ लेते हैं। ये सिंपल कहता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। ये सिंपल कहता है कि जो भी लेफ्ट आउट इनवॉइसेज हैं उसके रिस्पेक्ट में जो आईटीसी का लिमिटेशन होगा वो 10% होगा, ये सबको पता है। अब इसमें जो कंडीशन आ गई है सर, वो कंडीशन ये आ गई है कि फॉर द मंथ ऑफ फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, कितने महीने हो गए सर? 7 महीने। 7 महीने के रिस्पेक्ट में आप नहीं आए 7 महीने के लिए, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम फरवरी टू अगस्त 2020 आईटीसी का ये जो लिमिटेशन है 10% का, वो आप लोग प्लीज अपना ऑडियो म्यूट कर लीजिए। तो आईटीसी के रिस्पेक्ट में जो लिमिटेशन है वो 10%, ये 7 महीनों के लिए अप्लाई नहीं होता है। कौन कौन सा महीना? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। लेकिन इन 7 महीने के ये जो आईटीसी का लिमिटेशन है वो क्यूमुलेटिव बेस पे कैलकुलेट होगा सितंबर महीने का, जब आप रिटर्न फाइल करेंगे सितंबर 2020 का। जब 3B फाइल करेंगे तो उस टाइम आपको पूरे 7 महीने का आपको क्यूमुलेटिव जो आईटीसी होता है उसका लिमिटेशन कैलकुलेट करना है, आपको कंप्यूट करना है, और वो 10% का लिमिटेशन फिर अप्लाई होगा। इट मीन्स दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त महीने में आपको लिमिटेशन का कैलकुलेशन नहीं करना है। ठीक है सर। आपको इन सबके महीने का जोड़ करके आपको कंप्यूटेशन करना है सितंबर 2020 में। अब आते हैं सर हम सितंबर 2020 में जो कंप्यूटेशन होगा वो कैसे होगा, वो आइए जरा देख लेते हैं। तो सितंबर 2020 में जो कंप्यूटेशन होगा वो इट्स वेरी सिंपल कि 7 महीने का आपका एलिजिबल आईटीसी जो एज पर बुक्स है वो जोड़ लेना है। सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। वो एग्जांपल है जो 1 फरवरी 2020 से लेके 30 सितंबर 2020 तक, यानी सितंबर महीने का मिला करके आपके पास जो आईटीसी हो रहा है वो हो रहा है 5 लाख रुपए। तो आईटीसी जो 5 लाख हो रहा है वो आईटीसी आप ले सकते हैं। सर एक सेकंड सर, जो मेंबर्स वेट कर रहे हैं उनको एडमिट कर लो। हाँ, तो आईटीसी जो 5 लाख का है, लेकिन जो आपके सप्लायर्स ने जो डिटेल अपलोड किया है GSTR1 में, यानी GSTR2A में जो डिटेल्स आ रही है, सपोज 3 लाख रुपए की आगे आ रही है पूरे 8 महीने का, यानी 1 फरवरी से लेके 30 सितंबर तक वो आ रही है 3 लाख रुपए, और 1 फरवरी से 30 सितंबर तक जो आपका एज पर आईटीसी एज पर बुक्स है वो 5 लाख रुपए है। अब ये 2 फिगर आपके पास है। अब कंप्यूटेशन कैसे होगा? तीसरी फिगर आपको जो चाहिए होती है वो है कि इनवॉइस जिनकी डिटेल अपलोड नहीं हुई है उनकी डिटेल है सपोज 2 लाख रुपए।
ठीक है सर, प्लीज अपना माइक म्यूट करके रखिए। तो वो है सपोज 2 लाख रुपए, तो इस केस में जो 10% लिमिटेशन काउंट होगा वो सिंपल काउंट होगा। जो 3 लाख रुपए हैं, ये 3 लाख रुपए का 10% आ गया। तो इट मीन्स आपके पास ऑलरेडी जो अपलोडेड है जीएसटी में जो फिगर आ रही है वो आ रही है 3 लाख रुपए। ठीक है सर, और जो अपलोड नहीं किया है उन्होंने वो है आपका 2 लाख रुपए। तो जो अपलोड किया है 3 लाख का 10% हम लेंगे 30,000, और 3 लाख पहले ही आपके पास डिटेल है, तो टोटल मिला के 3,30,000 रुपए आपको आईटीसी अवेल हो जाएगा। ठीक है सर, अब जो बैलेंस आपका 2 लाख रुपए ऐसा था जीएसटीआर 2 में जिसकी डिटेल नहीं आई थी, उसमें से 30,000 आपने क्लेम कर लिया, तो 1,70,000 रुपए आपका आईटीसी अभी भी अनयूटिलाइज्ड बुक्स में पड़ा रहेगा एज पर 30 सितंबर 2020। तो इस तरीके से कंप्यूटेशन होगा, इसको हम और डिटेल में समझ लेंगे, बट फिलहाल ये एग्जांपल है, आप देख के रखिए, ये काम आएगा। और बाकी जो अनरिकंसाइल्ड 2 आइटम्स हैं उसके लिए आपको आपके सप्लायर से फॉलो अप करना पड़ेगा। ठीक है सर, अब एक कई चीजें और आ रही हैं, थोड़ा सा रुक जाइए सर, कुछ है और लोग अभी वेटिंग रूम में हैं, उनको एडमिट कर लिया मैंने। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है बेटा, जो रिस्ट्रिक्शन है इसके लिए क्लैरिफिकेशन आया है कि यही 7 महीने का जो ऐड करके सितंबर महीने के साथ करेंगे वो हम कर सकते हैं। और वो ये जो क्लैरिफिकेशन आया वो यही है, सर्कुलर आया है 3 अप्रैल को आया, ये उसके बारे में बातें कर रहा है। तो कोई खास नहीं है, सेम चीज है जो मैंने पहले बताया। अब हम आते हैं सर, एक और इम्पोर्टेंट चीज है, सपोज आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट किसी का ले लिया तो उसको प्रूफ बर्डन जो है, बर्डन ऑफ प्रूफ है वो आप ही के ऊपर है। ये डिपार्टमेंट के ऊपर नहीं है कि डिपार्टमेंट प्रूफ करेगा, ऐसा नहीं होता। वो आपको प्रूफ करना है कि आईटीसी के लिए आप एलिजिबल थे। ये एक रूल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, सेक्शन 155 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। अब आगे चलते हैं सर, अब इसमें हम आगे चलते हैं। सबसे बड़ी बात है जो आईटीसी रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो एक बार आप नोट कर सकते हैं। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, ये देखिएगा, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 का क्लॉज सी और क्लॉज डी है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस एंड गुड्स। अब मैं आपको ये प्रोविजन जरा प्लीज आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए सर। आवाज एक बार दोबारा कनेक्ट करके देखो, आवाज मेरे हाथ तो आ रही है, और भी 1-2 लोगों के हाथ तो रही है, मैसेज आवाज नहीं आ रही। अब क्या है सर इसमें? उसमें सर वॉइस चैट का वो है, उसमें आप चैट करके लिखो सर अपनी तरफ से। वैसे वो राम अक्षय जी शायद उन्होंने, हो सकता है कि ऐड ना किया हो आपका भी। हाँ, मैं एक्चुअली ऐड कर रहा हूँ टाइम टू टाइम पे, आपका जैसे जैसे इनविटेशन आ रहा है मैं ऐड कर रहा हूँ सर। मैंने लगभग सभी लोगों को ऐड कर दिया है अभी। ठीक है सर। ठीक है सर। हाँ जी। अब आइए कुछ लोगों के, हाँ सर कुछ लोगों के आवाज नहीं आ रही है, उनका प्लीज एक बार देख लें अगर कुछ पॉसिबल है अपनी तरफ से तो। एक सेकेंड, मैं सब हेलो, ठीक है। अब आप लोग प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए। आप लोग प्लीज माइक म्यूट कर ले सारे लोग। एक बार म्यूट कर दो प्लीज, आप सबसे रिक्वेस्ट है अपना माइक म्यूट कर लीजिए। मैंने सभी लोगों को एडमिट कर दिया है। ठीक है सर, मैंने सभी लोगों को एडमिट कर लिया है सर। अब आते हैं सर, जो 2 प्रोविजन है, एक मिनट डीजे साहब, हेलो डीजे साहब। हाँ जी सर। आप सबसे रिक्वेस्ट कर लीजिए अपना जो लोग लैपटॉप, रामकृष्ण जी एक मिनट,
लोग लैपटॉप पे कर रहे हैं ना, उसमें लेफ्ट साइड में नीचे ऑप्शन है वॉइस का, जैसे आप और अपने जो लैपटॉप की वॉल्यूम है उसको बढ़ाओ, फिर कनेक्ट हो जाएगा। मेरा पहले ऐसे हुआ था, जब कनेक्ट हो जाए उसके बाद अनम्यूट कर ले, उसको म्यूट कर लेना, फिर लेफ्ट साइड में नीचे लैपटॉप की वॉल्यूम बढ़ाओ। ऑडियो वाले क्लिक करो। हाँ हाँ जॉइन मैं अभी शोर कर रहा क्या होगा, कौन ज्यादा चार्ज हो जाएगा, मैं उसको थोड़ी काम कर रही हूँ। वो अपना म्यूट कर लें। हेलो साहब चलिए सर, अब आइए सबसेक्शन 5 जो रिस्ट्रिक्शन है वो देख लेते हैं। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का आईटीसी मिलेगा यदि आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए लिया है तो मिलेगा। नहीं मिलेगा। ये दो रिस्ट्रिक्शन है। डिस्टर्बेंस आ रहा है, आप अक्षय जी शांत हो जाए, अपना माइक बहुत आ रहा है। राम अक्षय जी। हाँ जी सर। जिनका कनेक्ट हो गया वो कम से कम म्यूट कर लें अपना। हेलो हाँ जी सर, क्लियर है? हेलो, आप क्लियर है, एक दो ही हैं जो डिस्टरबेंस कर रहे हैं। हाँ, उनको अपना माइक म्यूट कर लेना चाहिए। हेलो हेलो, मैं आपका माइक म्यूट करता हूँ सर, ठीक है? म्यूट कर दो सबका। अपनी तरफ से कर दीजिए, अपनी तरफ से कीजिए, अपनी तरफ से कीजिए। ठीक है सर, चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब जो सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 का रिस्ट्रिक्शन है, ये आपको याद रखना है और ये आगे काम आएगा। सबसे पहले अब आगे बढ़ते हैं सर। शेड्यूल 1 में जो सीजीएसटी कहता है कि कोई भी परमानेंट ट्रांसफर अब करते हैं बिजनेस एसेट्स का जिसके रिस्पेक्ट में आईटीसी आपने पहले अवेल किया है तो वो सप्लाई माना जाएगा। नेक्स्ट जो है शेड्यूल 2 कहता है कि लैंड एंड बिल्डिंग, आपने लैंड के रिस्पेक्ट में यदि कोई लीज दिया है, टेनेंसी ईजमेंट दिया है तो वो एक सप्लाई ऑफ सर्विस है। सिमिलरली यदि लीज आउट किया है, लेट आउट किया है बिल्डिंग को, चाहे कमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो या रेसिडेंशियल हो, तो वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस है। अगेन यदि इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने रेंट किराए पे दिया है तो वो भी क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस है। सिमिलरली यदि कंस्ट्रक्शन होता है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यही चीज हमें आगे चल के देखनी है सर, कि ये जो कंस्ट्रक्शन होता है कॉम्प्लेक्स का या बिल्डिंग का या किसी भी चीज का, वो कंस्ट्रक्शन सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी यदि आपने कंसिडरेशन जो है पूरा पार्ट कंसिडरेशन भी कंप्लीशन कंप्लीट होने के पहले दिया है। तो अब सबसे पहले ये जो हम डिटेल में समझेंगे आगे चल के आगे वाली स्लाइड्स में, इसमें 2-3 कंडीशन है। अंडर जीएसटी लॉ वो कंस्ट्रक्शन टैक्सेबल है जो कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है और उस कंस्ट्रक्शन के रिस्पेक्ट में कंप्लीशन सर्टिफिकेट अथॉरिटी से प्राप्त नहीं हुई है या आपने फर्स्ट ऑक्यूपेशन अभी कंप्लीट नहीं किया है, तो वो कंस्ट्रक्शन सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाती है। कैलाश चंद जी अभी ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए, अब इसके बाद यदि आपने कंसिडरेशन का पेमेंट कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने के बाद किया है, यानी इंटायर कंसिडरेशन, तो वो जीएसटी के दायरे में आता ही नहीं है। सारा कंसेप्ट यही है और इसी के ऊपर पूरा जीएसटी, मतलब जीएसटी का गेम चल रहा है आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर। अब मैं आपको जैसे बताया कि सबसे पहले कंप्लीटेड प्रॉपर्टी है तो उसको आप सेल करते हैं, डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो उस पर जीएसटी नहीं है। सिमिलरली यदि कंस्ट्रक्शन चल रहा है उस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में आप कुछ भी करते हैं तो वो जीएसटी के सप्लाई के दायरे में आता है। जैसे कंस्ट्रक्शन सर्विस अपने आप में एक टैक्सेबल सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस है अंडर जीएसटी लॉ। यदि इवन पार्ट पेमेंट, पार्ट कंसिडरेशन आपका आया हुआ है तो वो अब सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी।
अब इसके बाद जो आ रहा है, एक सेकंड रुकिएगा सर, 2-3 लोग और वेटिंग रूम में आ गए, चलिए इनको हम ऐड कर लेंगे। अब आइए नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में कह रहा है कि यदि कंपोजिट सप्लाई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है तो वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी। सिमिलरली यदि शेड्यूल 3 देख लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए और हमारे लिए। ये समझ गए तो समझ लीजिए आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट समझ लिया। तो जो शेड्यूल 3 है वो क्लियर कट कहता है सर कि यदि सेल ऑफ लैंड है, लैंड आप बेच रहे हैं या बिल्डिंग बेच रहे हैं, जो कंप्लीटेड बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग या उस लैंड पे जीएसटी नहीं लगता है। क्लियर है सर? अब आगे बढ़ते हैं। सिमिलर हमने 2 चीजें सीखी, यदि आप लैंड सेल करते हैं तो जीएसटी नहीं लगता है। फिर आप यदि बिल्डिंग सेल करते हैं, कंप्लीटेड प्रॉपर्टी, कंप्लीटेड बिल्डिंग, तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगता है। लेकिन यदि कंस्ट्रक्शन करवाते हैं बिल्डिंग का तो उस पर जीएसटी लगता है, और उसका कंसिडरेशन यदि पहले ही रिसीव किया है आपने। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात सर आप सबके लिए जानने वाली चीज है, वो है कि आपका 1 अप्रैल 2019 से 1 अप्रैल 2019 से इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में नया जीएसटी रेट स्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। अब जो नया जीएसटी रेट स्ट्रक्चर है 1 अप्रैल 2019 से एप्लीकेबल हो गया है, और यही सब कुछ है। इसके पहले की चीजें आपको भूल जानी है। यानी 1 अप्रैल 2019 के पहले क्या होता था जीएसटी में, कैसे होता था, वो लगभग सर्विस टैक्स के प्रोविजंस के बराबर था, वो अब भूल जाना है आपको। 1 अप्रैल 2019 से नया प्रोविजन, नए सिस्टम्स, नया आईटीसी मैकेनिज्म, हर चीज नया अप्लाई हो रहा है। एक तरह से ये नया सेटअप टैक्सेबिलिटी अप्लाई हो रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी में विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। तो ये चीजें हमें समझनी है। अब 1 अप्रैल 2019 से क्या लागू हो रहा है ये एक बार चलिए समझ लेते हैं। अब 1 अप्रैल 2019 से जो नया जीएसटी रेट स्ट्रक्चर अप्लाई हो रहा है हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, वो आइए देखते हैं। अब ये चार्ट देखिएगा सर, आप लोग जितने लोग हैं प्लीज सीरियस हो गए, ये चार्ट देखिए। ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप मैसेज करिए या अपना क्वेरी पूछ सकते हैं। सारा गेम यहीं पे है कि कैसे टैक्सेबिलिटी। हेलो, आप सब सुन सकते हैं? हेलो, आइए देखते हैं अब कैसे होगा। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक अपार्टमेंट, एक कमर्शियल अपार्टमेंट और एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। अरे मतलब नेट पे डाउनलोड किया है। चल मतलब हेलो, प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए प्लीज। अपना माइक म्यूट करिए प्लीज। आप सब लोग अपना माइक म्यूट करिए और ये ग्राफ देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे मैंने बताया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में जीएसटी 3 टाइप से लेवी होता है। फर्स्ट होता है इन रिस्पेक्ट टू रेसिडेंशियल अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन, और दूसरा होता है कमर्शियल अपार्टमेंट का कंस्ट्रक्शन या कमर्शियल कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है उस पर जीएसटी कैसे लगेगा। और नेक्स्ट जो है वो होता है कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड क्या प्रोविजंस है। तो सबसे पहले चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। रेसिडेंशियल अपार्टमेंट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उस पे जीएसटी की क्या टैक्सेबिलिटी बनती है। क्योंकि ये कुछ लोग अभी इंतजार कर रहे हैं, इनको एडमिट कर लेते हैं। पता नहीं इनका प्रॉब्लम है, इनका अनम्यूट हो जा रहा है। हाँ, कनेक्ट हो गए। आइए अब देखिए, जो रेसिडेंशियल अपार्टमेंट है सर, इसका इफेक्टिव रेट क्या होगा। तो रेसिडेंशियल अपार्टमेंट का यदि कंस्ट्रक्शन आप करवाते हैं तो उसका इफेक्टिव रेट होगा वो 2 तरीके से होगा। पहला अफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट और दूसरा होता है जो अफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट के कैटेगरी में नहीं आता। अब जो अफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट है इसका जो टैक्स है
वो क्या उस पे टैक्स लगेगा? उस पे टैक्स लगेगा आपको 1% विदाउट आईटीसी। आप सब लोग देख सकते हैं। और यदि अदर देन रेसिडेंशियल अफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट है तो उस पे जो टैक्स लगेगा वो लगेगा 5% विदाउट आईटीसी ऑन टोटल कंसिडरेशन। ये आप लोगों को याद रख लेना चाहिए, रख लेना चाहिए, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है सर। अब इसमें जो बातें आ जाती है अदर देन रेसिडेंशियल अपार्टमेंट या अदर देन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज, तो उसका जो कंस्ट्रक्शन होगा उस पे क्या लगेगा। अब इसमें कई चीजें आ जाती है सर। एक तो कमर्शियल है, कमर्शियल का मैं आपको अलग स्लाइड दिखाऊंगा, और ये रेसिडेंशियल का दिखाया। तो रेसिडेंशियल में आपका जो रेट लगेगा वो 1% लगेगा विदाउट आईटीसी, मतलब उस पे आईटीसी आप नहीं ले सकते। जो बिल्डर या डेवलपर है 1% अपने अपार्टमेंट जो भी वो बेचता है उस पे 1% टैक्स लगाएगा, लेकिन उसको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। फर्दर अदर देन अफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट है तो उसको भी आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन उसके लिए क्या होगा, रेट 5% होगा। ठीक है सर। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 5% एंड 1% का केस, ये आप सबको देख लेना चाहिए। अब अफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट क्या होता है आप सबको पता है। यदि 45 लाख तक उसकी वैल्यू है और उसका एरिया जो 60 स्क्वायर मीटर या 90 स्क्वायर मीटर डिपेंडिंग अपॉन सिटीज वो डिसाइडेड है, वो डेफिनेशन हम आप सबने देखा होगा। आप ये मान के चलिए कि 60 स्क्वायर मीटर, 90 स्क्वायर मीटर और उसकी वैल्यू यदि 145 लाख से कम है तो वो अफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट की कैटेगरी में आता है। और यदि उसकी वैल्यू उससे अधिक है, 45 लाख से अधिक है और स्क्वायर मीटर भी ज्यादा है डिपेंडिंग अपॉन द सिटीज, तो वो अदर देन अफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट में आता है, तो उस पर 5% है। अब आ जाती है बात सर सबसे इंपॉर्टेंट कि इसमें एक और ऑप्शन है कि जो भी प्रोजेक्ट 1/4/19 के बाद स्टार्ट हो रहा है या ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का मतलब होता है सर वो जो पहले से ही स्टार्ट है तो उसको हम ऑनगोइंग प्रोजेक्ट करते हैं। वो और 31 मार्च 2019 तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। इनके रिस्पेक्ट में आपके पास ऑप्शन है से वो संचित वाला सब निकालना, उसमें एडिट करना है, इसको टाइप करके भेजना है ना मैसेज। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट में मैं पढ़ के सुना देगा ना सबको। ऑप्शन होता है कि आप चाहें तो पुराना रेट भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात संचित वाले में इस नाम चेंज, बात आ जाती है कि यदि आप ओल्ड रेट, आप कौन सा रेट, ओल्ड रेट ऑप्ट करते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, तो वो देखिए वो क्या है। अफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट है तो 8% बीच बीच में मिक्स हो रही है, आप अपना म्यूट कर लो माइक। और अदर देन अफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट आवाज माइक में आ रही है ना आपके बीच में। अब ये आपको ये समझना पड़ेगा क्योंकि क्या है सर कि दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने बताया, अब दो चीजें सर, अब मैं आपको और ब्रीफ कर देता हूँ। एक तो 1 अप्रैल 2019 जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है उसके लिए आपके पास ऑप्शन था उस टाइम कि आपको ओल्ड रेट कंटिन्यू करते, तो ओल्ड रेट कंटिन्यू करते तो आपका रेट क्या हो जाता सर, 8% विद आईटीसी इन केस ऑफ अफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट। और यदि अफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट नहीं है तो उस केस में 12% विदाउट आईटीसी आपका रेट हो जाता। सॉरी, ये विद आईटीसी होगा ये भी। अब बात आती है नेक्स्ट, हम देखते हैं सर नेक्स्ट स्लाइड इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 मिनट, कुछ लोग आ रहे हैं अभी, उनको एडमिट कर लूं जरा सा। अब आइए सर, नेक्स्ट स्लाइड है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ कमर्शियल अपार्टमेंट। यदि आपकी कमर्शियल अपार्टमेंट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उस पे आपका इफेक्टिव रेट क्या होगा ये मैं आपको बता दूं। उस केस में आपका इफेक्टिव रेट हो जाएगा सर, यदि आरआरईपी है मतलब रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है, तो उस केस में 5% विदाउट आईटीसी हो जाता है टोटल कंसिडरेशन पे। और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है, अदर देन रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में यदि आप कर रहे हैं या ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, तो आपका आईटीसी हो जाता है 12%। सॉरी, रेट जो हो जाता है वो हो जाता है 12% विद आईटीसी। अब दोनों में फर्क समझिए सर। कमर्शियल अपार्टमेंट में सिंपल है कि यदि कमर्शियल अपार्टमेंट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उस केस में यदि रेसिडेंशियल अपार्टमेंट, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट के अंदर कमर्शियल अपार्टमेंट है
अब दो टाइप के प्रोजेक्ट हो गए, एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट हो गया और एक हो गया नॉर्मल प्रोजेक्ट जो कि अदर देन रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है। तो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट के अंदर यदि कमर्शियल प्रॉपर्टी का आप बेच रहे हैं तो 12% विदाउट आईटीसी उसका रेट होगा, यानी आप आईटीसी नहीं ले सकते, जो टैक्स लगेगा वो 5% लगेगा। और यदि आपका रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है, मींस कमर्शियल प्रोजेक्ट है, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट नहीं है, ये कौन सा प्रोजेक्ट है, कमर्शियल प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे रेट क्या हो जाएगा, 12% विद आईटीसी यहाँ पे रेट हो जाएगा। तो ये है कमर्शियल प्रॉपर्टी का टैक्स स्ट्रक्चर। अब ध्यान देने वाली बात है सर, सारी चीजें मिलाने के बाद रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन और कमर्शियल कंस्ट्रक्शन ये दोनों मिक्स करने के बाद हम पाते हैं कि जो टैक्स का रेट है वो वेरी सिंपल है। अफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट है तो 1% विदाउट आईटीसी है, अदर देन अफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट है तो 5% विदाउट आईटीसी है। फर्दर यदि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, यानी 1/4/2019 के पहले का कोई प्रोजेक्ट है, उसके रिस्पेक्ट में आपने ऑप्ट किया है कि पुराना रेट कंटिन्यू करेगा, तो अफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट के केस में आपका रेट हो जाएगा सर 8% with ITC on total consideration, and other than residential apartment के केस में 12% without ITC on total consideration। अब आता है कमर्शियल के केस में, कमर्शियल कंस्ट्रक्शन के केस में क्या होगा, यदि रेसिडेंशियल अपार्टमेंट में कमर्शियल प्रोडक्शन हो रहा है या कंस्ट्रक्शन हो रहा है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में कमर्शियल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उस केस में जो रेट होगा 5% विदाउट आईटीसी होगा। लेकिन यदि अदर देन रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में यदि कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसका रेट होगा 12% विद आईटीसी। तो अब आपको देखने वाली बात है कि केवल एक केस ऐसा है जहां पे आईटीसी आपको मिलता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, वो है कमर्शियल कंस्ट्रक्शन यदि आप कराते हैं, यानी आप एक प्रोफेशनल डेवलपर या बिल्डर हैं और उस केस में आप यदि कमर्शियल प्रॉपर्टी डेवलप करके और उसको मार्केट में बेचते हैं तो आपको वहां पे आईटीसी मिलेगा। बाकी रेसिडेंशियल अपार्टमेंट के केस में आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। यही प्रोविजन 1 अप्रैल 2019 से इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में है। अब इसके केस में आपको कोई भी इफ एंड बट है, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट यही है कि केवल कमर्शियल कंस्ट्रक्शन के केस में ही इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिलेगा, बाकी रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन के केस में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। और रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन में दो अफोर्डेबल रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट है, कंस्ट्रक्शन है तो 1%, और अदर देन अफोर्डेबल रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन है तो 5% है। फिर यदि ये पुराना रेट आप भूल जाइए, क्योंकि ये किसी भी बिल्डर ने ऑप्ट नहीं किया है जहां तक मेरी जानकारी है, ठीक है सर, ड्यू टू एंटी प्रॉफिटिंग प्रोविजंस। तो ये केसेज आप भूल ही जाइएगा। ये लगभग जो पुराने ओल्ड जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं ये वाले कंटिन्यू नहीं हो रहे हैं मैक्सिमम केस में, 90% केस में। अब कमर्शियल कंस्ट्रक्शन के केस में भी दो रेट बताया मैंने। यदि रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में कमर्शियल कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो 5%, इसमें भी आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। आईटीसी आपको किसमें मिलेगा, अदर देन रेसिडेंशियल आपको केवल आईटीसी मिलेगा, और उस केस में आपका जो रेट होता है वो हो जाता है 12%। होप इट इज क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको फिर ब्रीफ करूंगा। अब आ जाती है इसमें कुछ कंडीशंस हैं, वो मैं बता दूंगा। जैसे 80% प्रोक्योरमेंट बिल्डर्स को करने हैं फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर्स। यदि शॉर्टफॉल होता है तो आरसीए में टैक्स पे करना है। फिर कैश लेजर सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है। सारा पेमेंट आपको कैश लेजर से करना है, क्योंकि आईटीसी अलाउड नहीं है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के केस में। केवल कमर्शियल कंस्ट्रक्शन में, कमर्शियल प्रोजेक्ट में ही आपको आईटीसी अलाउड है, और रेट उस पे है 12%। आगे बढ़ते हैं सर। ये एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स में बाद में मैं आऊंगा। सबसे पहले आपको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का मैं ब्रीफ कर देता हूं सर। अब आती है बात सर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का। तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस में जैसे मैंने पहले बताया, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस में दो रेट है। मैं डायरेक्टली आपको चार्ट पे दिखा देता हूं सर। ये है हमारा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का चार्ट। आप लोग प्लीज सब लोग इसको ध्यान से देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये यदि आपने मिस कर दिया तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगा। अब देखिए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के केस में भी 3 कैटेगरी है। एक तो अफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट, इसका रेट होगा 12% विद आईटीसी। एक होता है रेसिडेंशियल अपार्टमेंट अदर देन अफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट, मींस आपका जो प्रोजेक्ट है वो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है, लेकिन उसमें कमर्शियल कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हैं,
और या अदर देन रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हैं, सॉरी अफोर्डेबल रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, तो उस केस में आपका रेट हो जाता है 12% विद आईटीसी। मतलब यदि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है तो आपको आईटीसी मिल जाता है, बिल्डर डेवलपर को आईटीसी मिल जाएगा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के रिस्पेक्ट में, और उसका रेट वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी ऑफ द अपार्टमेंट्स या कैटेगरी ऑफ द कंस्ट्रक्शन। तो फिर अब आते हैं कमर्शियल कंस्ट्रक्शन के केस में क्या रेट होगा सर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का, तो सिंपल 18% विद आईटीसी होगा। ठीक है सर, होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। संजय जी आप बताइए, क्लियर है ये? हाँ सर क्लियर है बिल्कुल। और ये दोनों चार्ट इसके पहले जो मैंने बताया रेसिडेंशियल का और कमर्शियल का, वो भी क्लियर है? हाँ जी क्लियर है सर। ठीक है सर। अब आते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो अब रिपीट कर लेंगे। मैं पूरी स्लाइड को जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पूरा क्रक्स है वो आपको रिपीट करूंगा। अब जो आती है आपका जो क्वेश्चन था एक, वो था कि क्या जीएसटीआर 9 और 9C 2018-19 के लिए फाइल कर सकते हैं यदि एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से कम हो तो। आई थिंक मैक्सिमम मेंबर्स का ये क्वेश्चन था जी। तो इस केस में सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि आप डेफिनेटली फाइल कर सकते हैं। जो 9 और 9C फाइल करने के लिए जो टर्नओवर लिमिट दिया है वो केवल इसलिए दिया है कि उसके ऊपर मैंडेटरी है, आपको कराना ही है, नहीं कराएंगे तो पेनल्टी इंटरेस्ट सारे प्रोविजन अप्लाई होंगे आपके ऊपर। लेकिन यदि टर्नओवर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से कम है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2018-19 तो आप ऑप्शनली करा सकते हैं। और इस रिस्पेक्ट में मैं तो ये कहूंगा हमारे सारे जो जितने एक्सपर्ट्स हैं इन सब का यही मानना है कि इवन 2 करोड़ से कम है आपका टर्नओवर, सपोज 1 करोड़ आपका टर्नओवर है साल का आपके बिजनेसमैन का, तो भी उनको जीएसटी ऑडिट करानी चाहिए और जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न फाइल करनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि पूरे साल में जो भी मिस्टेक हुई पड़ी है वो मिस्टेक आप करेक्ट कर सकते हैं जीएसटीआर 9 में, और जो भी करेक्शन है यदि उसको जीएसटीआर 9C यानी ऑडिट रिपोर्ट में डलवा देते हैं तो 100% फुल प्रूफ हो जाता है कि आपका जो मिस्टेक है या एरर है वो करेक्ट हो गया है, और एक ये वैलिड माना जाता है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है कि जो भी एरर्स हैं, मान इट मीन्स ये हो गया कि आपके एनुअल रिटर्न पे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो टैक्समैन्स हैं उनको ट्रस्ट हो जाता है, उनको लगता है कि हाँ ऑडिट कराया है बंदे ने तो जो भी मिस्टेक्स गलतियां होंगी उन्होंने ठीक कर दी होंगी, उन्होंने गलतियां सारी ठीक कर दी होंगी। इसीलिए अपने क्लाइंट को आप एडवाइस करिए कि इवन उनका टर्नओवर कम है थ्रेशोल्ड लिमिट से 5 करोड़ से, तो भी वो जरूर करवाएं, अपने जीएसटी ऑडिट जरूर करवाएं और एनुअल रिटर्न जरूर फाइल करें, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है मिस्टेक्स करेक्ट करने का। ठीक है सर, ये क्लियर है? ठीक है सर क्लियर है। ओके जी। अब नेक्स्ट आता है सर कि क्या जो आईटीसी है, आईटीसी जो है वो 2017-18 और 18-19 का क्लेम कर सकते हैं अभी। इस रिस्पेक्ट में सर जो जीएसटी लॉ है वो वेरी क्लियर है, उन्होंने लिमिट दे रखा है। अब 17-18 का आईटीसी अवेल करने का जो लिमिट है वो लिमिट हो चुका है खत्म, वो लिमिट अब एक्सपायर हो चुका है, और 18-19 का लिमिट जो है वो भी लगभग खत्म हो चुका है। इनका लिमिट जो है वो लिमिट सेक्शन 16(4) के अंदर होता है, डिसाइडेड है। वो लिमिट उनमें सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में जो डिसाइडेड है वो ये कहता है कि 2017-18 के लिए ये लाइन आप पढ़िएगा, ड्यू डेट ऑफ जो आईटीसी अवेल करने का लास्ट डेट है वो ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2019। मीन्स 17-18 के लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी जो आईटीसी लेने का था वो था 20 अप्रैल 2019। क्लियर है सर? हाँ जी सर ओके। तो इसलिए टेक्निकली लॉ तो डिवाइड करता है। अब आते हैं 2018-19 के लिए। 2018-19 के लिए जो ड्यू डेट है आईटीसी अवेल करने का वो है सर सितंबर महीने की जो रिटर्न फाइल हुई है सितंबर 2019 का, यानी 20 अक्टूबर 2019 तक का टाइम था हमारे लिए 2018-19 के लिए, क्योंकि एनुअल रिटर्न का डेट तो हम एक्सटेंड कर चुके हैं तो इसलिए एनुअल रिटर्न का प्रोविजन अप्लाई नहीं होता है यहाँ पे। सो टेक्निकली 2018-19 के लिए जो ड्यू डेट था आईटीसी अवेल करने का लेफ्ट आउट इनवॉइसेस का वो था अक्टूबर 2019।
19। सो देयरफॉर टेक्निकली एज पर द लॉ आप आईटीसी नहीं ले सकते, लेकिन यदि आपको ऐसा केस कोई आता है, आरसीएम का केस या कोई भी, तो ये एडवाइजेबल है कि उस केस में आप आईटीसी अभी के डेट में 3B में क्लेम कर लीजिएगा, लेकिन वो डिस्प्यूटेबल होगा, डिपार्टमेंट उस पर नोटिस इशू कर सकता है। तो उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। हो सकता है आपको उसके केस में कोर्ट में भी जाना पड़े, और कोर्ट अलाउ कर भी सकती है और अलाउ नहीं भी कर सकती है। तो ये एक स्टैंड है जो आप ले सकते हैं इस रिस्पेक्ट में। क्लियर है सर? सर ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। तो 2-3 केसेस क्लियर हो गए आपके। अब आती है सर, एक उड़ीसा हाई कोर्ट का केस था सर। जैसे मैंने बताया आपको कि आप इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन में कुछ भी आप सीमेंट हो गया, रोड़ी हो गया, बालू हो गया, जो भी आप खरीदते हैं उसके रिस्पेक्ट में जो आईटीसी टैक्स जो पे करते हैं उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। यही प्रोविजन आपने भी पढ़ा है, हम सब ने पढ़ा है सर। लेकिन उड़ीसा हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया एक बिल्डर के केस में कि वो आईटीसी ले सकता है यदि वो बिल्डिंग, सपोज कोई बिल्डिंग या कमर्शियल कंस्ट्रक्शन या रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन करा रहा है और उसको वो लेट आउट कर रहा है। ठीक है सर, वो बेच नहीं रहा, लेट आउट कर रहा है, मतलब किराए पे दे रहा है। तो मॉल हो गया, शॉपिंग मॉल हो गया, कुछ भी हो गया, वो उसका कंस्ट्रक्शन करा के यदि कोई डेवलपर या बिल्डर किराए पे दे रहा है तो उस केस में वो आईटीसी अवेल कर सकता है। ये उड़ीसा हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है इन केस ऑफ सफारी रिट्रीट प्राइवेट लिमिटेड। अब ये जो उड़ीसा हाई कोर्ट का डिसीजन दिया एसएससी के फेवर में, अब ये डिपार्टमेंट वाले चले गए सुप्रीम कोर्ट। अब डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट में चले गए तो ये केस अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अभी हियरिंग इसकी चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने इसके केस में नोटिस इशू कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कि आप अपना सबमिशन सबमिट करें। अब इसका डिसीजन अभी तक आया नहीं है, वो हम देखेंगे। लेकिन आपको एक चीज बता दूं कि इस केस में इस केस में हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने जो भी लिया स्टैंड वो क्या है। तो सबसे पहले इन्होंने ये कहा कि सीजीएसटी एक्ट का जो प्रोविजन है इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में एप्लीकेबल नहीं है। यानी जो सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 क्लॉज डी वाला जो था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में आप आईटीसी नहीं ले सकते, वो जो सेक्शन है एप्लीकेबल नहीं होता है यदि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी आप लेट आउट करते हैं। क्लियर है सर? हाँ जी क्लियर। अब कैसे में आप आईटीसी ले सकते हैं और जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आता है तब तक। ठीक है सर? संजय जी मेरा वीडियो आप लोग देख सकते हैं, मेरा फेस नजर आ रहा है? हाँ जी आ रहा है सर क्लियर। ओके ठीक है सर। तो ये कॉन्सेप्ट सर यहाँ पे एक छोटी सी क्वेरी थी। हाँ सर बताइए। अगर एसएससी ने अपने ऑफिस में एसी लगवाया है और टैली का सॉफ्टवेयर परचेज किया है, उसकी वैलिड इनवॉइस उसको रिसीव हुई है, तो क्या उनका एसी का और अपने टैली के सॉफ्टवेयर का इनपुट क्लेम कर सकता है सर एसएससी? बिल्कुल कर सकता है सर। अब इस केस में एक चीज बता दूं सर, इस केस में एक चीज ध्यान रखिएगा, एसएससी जो खरीदता है, जैसे एसी खरीदा या टैली खरीदा, टैली तो टोटली फॉर द बिजनेस पर्पस है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, इसका क्रेडिट मिलेगा। लेकिन एयर कंडीशनिंग के केस में एक चीज ध्यान रखिएगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको कैपिटलाइज मत करिएगा। क्या नहीं करना है सर? इसको कैपिटलाइज नहीं करना है। ठीक है सर जी। कैपिटलाइज कर देते हैं तो वो कैपिटल एसेट बन जाता है और फिर उसका अलग प्रोविजन अप्लाई हो जाता है, और वो यदि इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ उसको अटैच कर देते हैं, या नॉर्मली डिपार्टमेंट इसको ना इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ अटैच कर देता है, तो उस केस में डाउट हो जाता है और नोटिस आने के चांसेस होते हैं, डिसअलाउंस के चांसेस होते हैं। तो इन सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए सबसे अच्छा है आप उसको कैपिटलाइज करिए ही मत। ठीक है सर। या इलेक्ट्रिक और मशीनरी को करें तो मशीनरी पे क्या होगा? मशीनरी पे क्या होगा सर? प्लांट एंड मशीनरी पे क्या होगा? प्लांट एंड मशीनरी तो आईटीसी मिलेगा 100% सर। तो मिलेगा। हाँ सर।
मैंने केवल अच्छा। इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब जो सिविल कंस्ट्रक्शन है उसके केस में नहीं मिलता है, नहीं तो प्लांट एंड मशीनरी पे तो डेफिनेटली मिलेगा सर। जी जी जी, जैसे एसी पे कह रहे थे ना सर, इसमें एसी नहीं, एसी अलग है। एसी तो प्लांट एंड मशीनरी के केस में आ जाता है यदि आपकी फैक्ट्री में लगा हुआ है तो। हाँ ऑफिस इक्विपमेंट का और यदि सिविल आपके ऑफिस के केस में लगा होता है तो दो कंडीशन आ जाती है, या तो ये आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट बन जाता है या आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बन जाता है। अच्छा हाँ हाँ ठीक है ना सर। ठीक, तो यदि इमूवेबल ठीक। प्रॉपर्टी, इसीलिए मैंने कहा कि एसी यदि आपके क्लाइंट के ऑफिस में लगा है तो इसको इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं बनाना है, इसको कैपिटलाइज तो या तो जी जी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वगैरह में डाल के खत्म करना है। ठीक है सर। ठीक है सर, ठीक है ठीक है सर, ठीक है। अब चलिए ये याद रखिएगा, ये केस लॉ सफारी रिट्रीट प्राइवेट लिमिटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपको काम आएगा। और यही एक केस लॉ है इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में अब तक 2017 से लेके अभी तक 2020 तक। ठीक है सर। ठीक है। अब आगे आते हैं, एक बार फिर से मैं आपको कुछ क्वेरीज हैं, वो ये इंपॉर्टेंट क्वेरीज के अलावा मैं आपको आता हूं जो आपको दिखाता हूं। सबसे पहले ये सारे क्वेरीज मैंने अलग अलग स्लाइड में रखा है सर। अब एक क्वेरी आ जाती है, अब मैं एक बार ब्रीफ कर दूं सर। जितने रेसिडेंट, एक बार सर प्लीज आप लोग सब लोग शांति से रेट सुन लीजिए। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, रियल एस्टेट के केस में कोई भी डेवलपर, प्रोमोटर कंस्ट्रक्शन करता है या प्रॉपर्टी बेचता है तो सबसे पहली बात नंबर 1, लैंड का सेल करते हैं, लैंड का सप्लाई करते हैं तो उस पर जीएसटी नहीं लगता है। नहीं है। बिल्डिंग का सप्लाई, बिल्डिंग सेल करते हैं, यदि कंप्लीटेड बिल्डिंग है उसको सेल करते हैं तो उस पर जीएसटी नहीं लगता है। लगेगा? नहीं लगेगा अच्छा। सर, कंप्लीटेड। अच्छा नहीं, अच्छा नहीं लगा, ठीक है ठीक है। यानी ठीक है। ऑक्यूपेंसी आप कर रहे हैं या आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला हुआ है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन ठीक यदि है। कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो आपको जीएसटी लगेगा। ठीक है सर। अब बात आ जाती है सर, जीएसटी लगेगा, ठीक है। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड जीएसटी लगेगा तो कितना लगेगा, तो इसके 3 कॉन्सेप्ट हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट और एक होता है अदर देन रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट। रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में ऐसा हो सकता है कि एक हो सकती है आपका अफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट का कंस्ट्रक्शन, इस पे हमारा रेट क्या है 1% विदाउट आईटीसी, मतलब आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। यदि अदर देन अफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है लेकिन रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में हो रहा है तो उस पे क्या लगेगा, 5% रेट है विदाउट आईटीसी। क्लियर है सर। अब ठीक है सर, क्लियर। अब रेसिडेंशियल अपार्टमेंट को अलग छोड़िए, अब आते हैं अदर देन रेसिडेंशियल अपार्टमेंट मींस कमर्शियल कंस्ट्रक्शन, शॉपिंग मॉल, वेयर हाउस, ये सारी ऑफिसेज, ये सारी चीजें बनती है तो इस पे जीएसटी का रेट क्या होगा, 12% विद आईटीसी। यानी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट कहाँ मिलेगा, केवल कमर्शियल कंस्ट्रक्शन होता है तो ही आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। ठीक है सर। ठीक है सर। तो आपको जो रियल एस्टेट या इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है वो रिस्ट्रिक्ट हो गया केवल कमर्शियल कंस्ट्रक्शन के केस में। ठीक है सर, ये आपको याद रखना है। और ये कब से आया नया प्रोविजन, ये आया है नया प्रोविजन 1 अप्रैल 2019 से। 2019 पिछले साल 1 अप्रैल से ये लागू हुआ है ये केस। जी जी जी। अब सपोज कोई जो बिल्डर है वो कंस्ट्रक्शन करवा रहा है तो वो डेफिनेटली वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करेगा। जी। अब वो जो कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करता है तो वो कॉन्ट्रैक्टर का रेट 2 हो जाएगा। वो 2 होगा, एक अफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट यदि है तो उसके रेट होगा 12%। और यदि अदर देन अफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट मींस कोई भी चाहे कमर्शियल हो या रेसिडेंशियल अपार्टमेंट हो उस केस में उसका रेट हो जाता है 18%। ठीक है सर। लेकिन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के केस में उसको आईटीसी वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर को मिलेगा। ओके है सर। ठीक है सर, क्लियर। क्योंकि आप बहुत लोगों के पास वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर का फाइल होगा तो वो ध्यान रखने वाली बात है सर आपको। जी। अब
बिल्डर का फाइल होगा तो बिल्डर में केवल 3 कैटेगरी करनी है आपको, अफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट, अदर देन अफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट इन अ रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट, और एक हो गया कमर्शियल प्रोजेक्ट या कमर्शियल कंस्ट्रक्शन। अब आते हैं सर, अब आपको कुछ क्वेरीज का क्लियरेंस कर देता हूं ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक सेकंड सर। ये राजेश शर्मा जी बार बार एग्जिट हो जा रहे हैं, क्या बात है? फिर उनका रिक्वेस्ट आ जाता है। अच्छा चलिए सर, एक क्वेश्चन है कि समवन बुक्ड अ फ्लैट, किसी ने फ्लैट बुक किया एबीसी डेवलपर से जून 2018 में, और 31/3/2019 यानी 1 अप्रैल 2019 से पहले उसने 40% वैल्यू पे कर दी, तो फ्लैट बुक किया, उसका 40% का पेमेंट किया है, ठीक है सर। अब क्वेश्चन आता है कि उसका जीएसटी रेट क्या होगा रिमेनिंग पेमेंट करता है तो। क्लियर है सर? क्लियर सर, क्लियर। अब आंसर सुन लीजिए सर, आंसर ये है कि उनका इफेक्टिव रेट होगा 1% यदि अफोर्डेबल रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है तो, और 5% होगा यदि अदर देन अफोर्डेबल रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है तो। और यदि ये तब वीडियो रुक गया सर। संजय सर लगता है कि सर ही लेफ्ट हो गए हैं। यदि शायद सर लेफ्ट हो गए। वेट ऑफ हरी से कनेक्ट करा लें। हम सब तो जुड़े हुए हैं। टिंडे जी वीडियो नहीं आ रही सर, वो लग रहे हैं तो 1 मिनट वेट करो प्लीज। ओके। नई लैट्रिन जाएगी, नई बाथरूम जाएगी, खुला करेगी सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही किसी को भी। सॉरी ये म्यूट हो गया था। आप ठीक है? आप ठीक है सर, क्लियर। ओ सॉरी, ये म्यूट हो गया था। हेलो, आगे सर, आगे। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि क्या जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं, प्लीज अपना अपना माइक अनम्यूट करिए, म्यूट करिए प्लीज। अब एक क्वेश्चन आता है सर कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उस केस में क्या ये अप्लाई होता है?
डेफिनेटली अप्लाई होता है सर। उस केस में भी 1% और 5% का केस अप्लाई होता है। ठीक है सर। अब एक और क्वेश्चन आता है, 1/4/2019 के बाद जो भी प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं उन सब पे क्या रेट अप्लाई होगा सर? 1 और 5 वाला जी। 1 और 5 वाला। 1% किस पे अप्लाई होगा? अफोर्डेबल रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट पे, यानी जिसकी वैल्यू 45 लाख तक है, 45 लाख से कम है। ठीक है सर। अब यदि 5% किस पे अप्लाई होगा? जिसकी वैल्यू 45 लाख से ज्यादा है, या एरिया जो है 60 से ऊपर, 60 स्क्वायर मीटर या 90 स्क्वायर मीटर से ऊपर है, 90 स्क्वायर मीटर से ऊपर। और यदि आपका कमर्शियल कंस्ट्रक्शन है, यानी आपने शॉप्स खरीदा, ऑफिस खरीदा किसी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में, तो उस पे क्या रेट होगा सर? 12% विद आईटीसी, यानी जो आपका बिल्डर है वो आईटीसी का फायदा लगा के आपको सेल करेगा। अब ठीक है, ये तो सिंपल है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। यदि आपने कोई फ्लैट बुक करवाया, ठीक है सर, लेकिन आपने उसको कैंसिल भी करवा दिया, तो जब बुक करवाया था तो आपने तो टैक्स पे किया 1% या 5%, लेकिन आपने कैंसिल करवा दिया, तो आप कैसे एडजस्ट करेंगे सर इसको? इसका सिंपल सॉल्यूशन है सर, आपका जो डेवलपर या प्रोमोटर है वो आपको क्रेडिट नोट इशू करेगा। ठीक है सर। आप ध्यान रखिएगा, बिना क्रेडिट नोट के आपको कुछ भी नहीं खरीदना है। ठीक है सर। ठीक है सर। हमेशा क्रेडिट नोट लीजिएगा। सपोज आपने क्रेडिट नोट नहीं लिया तो आपको तो टैक्स का फायदा नहीं मिलेगा, आपका वो टैक्स लॉस हो जाएगा और आपके सप्लायर को फायदा हो जाता है। इसलिए हमेशा क्रेडिट नोट लेना चाहिए आपके बिल्डर या सप्लायर से जी। अब आ जाती है कि वेदर द ऑप्शन टू पे टैक्स एट एप्लीकेबल रेट ऑफ 12% और विद 8% विद आईटीसी अवेलेबल टू द प्रोमोटर इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट। यानी आपको जैसे मैंने बताया कि पुराना प्रोजेक्ट जो चल रहा है 1/4/2019 के पहले का प्रोजेक्ट है, उसके केस में ऑप्शन था डेवलपर को कि वो चाहे तो पुराना रेट एडॉप्ट कर सकता है। वो ऑप्शन क्या नए के प्रोजेक्ट जो स्टार्ट हो रहे हैं 1/4/2019 के बाद वो कर सकता है? नहीं कर सकता। यानी नट सेल में सर आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि जो भी रेट है 1/4/2019 के बाद नया रेट अप्लाई होगा इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, 1%, 5% या 12% कमर्शियल कंस्ट्रक्शन के केस में। यही एक मूल मंत्र है। और कमर्शियल कंस्ट्रक्शन के केस में ही आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, यानी डेवलपर या प्रोमोटर को मिलेगा। बाकी किसी को भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिलेगा रेसिडेंशियल प्रोटेक्शन के केस में। ठीक है सर। ठीक है सर। अब नेक्स्ट जो है अब सर एक डेफिनेशन आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूं। जैसे हमने दो प्रोजेक्ट पढ़ा, एक तो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट और एक अदर देन रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट। तो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है ये मैं आपको एक बार ब्रीफ में बता देता हूं सर। रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट का मतलब होता है वो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट जिसमें डेवलपर या बिल्डर ने रेरा के अंदर, ध्यान रखिएगा, डेवलपर या बिल्डर ने रेरा के अंदर अथॉरिटी को अथॉरिटी को बताया है। अपना माइक प्लीज म्यूट करिए, अपना माइक म्यूट कर दो भाई, म्यूट कर दो। चलिए आप ये म्यूट कर दो। अब देखिए सर, जैसे मैंने बताया कि जो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है, वो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट उसको कहते हैं जो जिसको बिल्डर या प्रोमोटर ने रेरा के अंदर, रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट के अंदर अथॉरिटी को बताया है कि ये रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है या ये कमर्शियल प्रोजेक्ट है। यही इसका मीनिंग है। ठीक है सर। तो रेरा का लॉ यहाँ पे फॉलो होता है।
माना होता है ना, हमारे ज्यादा पानी आता तो हम निकालते हैं, बोलो ना खुद अपने लिए अपने परिवार के लिए, तो हम सारा पानी निकाल ही देते, गंदा वाला पानी बारिश के दिनों में क्या करता है। अरे म्यूट कर दो भाई, म्यूट करा दो जी, म्यूट करा दो। ये गोपाल जी के घर में है, म्यूट करा दो। गोपाल जी मैं तो साइलेंट। अक्षय जी आप खुद ही म्यूट कर दो। अरे ये तो होना ही था, ज्यादा घर में रहोगे तो। अक्षय जी अपनी तरफ से म्यूट कर दो आल को। अरे डिंडे जी, गोपाल जी को कर दिया मैंने सर। अक्षय जी, हाँ जी सर, डिंडे जी गोपाल जी को तो मैंने जी आप कर दो सब म्यूट। गोपाल जी ने कर दिया है म्यूट सर प्लीज। अक्षय सर आप अपनी तरफ से सभी को म्यूट कर दो सर प्लीज, अपनी तरफ से कर दो सभी को म्यूट। अक्षय जी अपनी तरफ से सबको कर दो। ठीक है सर। आई थिंक अब ठीक हो गया, पानी डाल के इतना। सर एक चीज और, अभी आपको जो मैंने रेट बताया जरा प्लीज ध्यान दें। अभी आपको मैंने रेट बताया, बीइंग जो प्रोफेशनल हैं, आपसे क्लाइंट पूछ सकता है कि जो बिल्डिंग बन रही है उसमें लैंड की वैल्यू भी तो है, पूछ सकता है ना सर आप लोग से क्लाइंट? पूछ सकता है सर। हाँ, अब इस केस में सर आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो मैंने रेट आपको 1% और 5% बताया है ना, ये रेट इफेक्टिव रेट है। इफेक्टिव रेट का मतलब होता है लैंड की वैल्यू 1/3 एज पर द लॉ माइनस होती है, तो लैंड की वैल्यू माइनस करके 1% है। ठीक है सर? क्लियर है सर? हाँ सर क्लियर। सर एक ना इसकी सर पीपीटी जरूर मेल कर देना सर प्लीज। हाँ कर दूंगा सर, पहले ये सर मैं जरा समझा लेता हूँ सर। अब क्या है सर, जो रिस्पेक्टिव नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन नंबर 11 है। अब जो नोटिफिकेशन नंबर 11 में उसमें कहा गया है कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जीएसटी का रेट होता है, जो भी ग्रॉस रेट होगा उस पे लैंड की वैल्यू का, यानी इट मीन्स एक डीम्ड वैल्यू उन्होंने माना है कि 1/3, जो भी सपोज आपने फ्लैट बेचा 1 लाख में, तो ये माना जाता है कि 1 लाख का 1/3 यानी 33.33% उतना आपकी लैंड की वैल्यू होगी। देयरफॉर जो भी आपका रेट है 1% या 5% मैंने बताया, ये कुछ नहीं है, ये इफेक्टिव रेट है, यानी लैंड की वैल्यू माइनस की हुई है इसमें 1/3 वैल्यू। तो यदि आपसे मैं या आप बीइंग अ प्रोफेशनल आपसे कोई पूछता है तो आप कह सकते हैं कि जो ग्रॉस रेट है जीएसटी का वो 1% ना होकर कितना है, 1.5% है। लेकिन उसका इफेक्टिव रेट आफ्टर गिविंग 1/3 ऑफ लैंड वैल्यू, इफेक्ट देने के बाद जो बचता है वो होता है नेट इफेक्टिव रेट 1% और 5% ऑफ ग्रॉस टोटल कंसिडरेशन। तो ये हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये माइंड में रखना है। अब बाकी ये सारी चीजें उड़ीसा का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आपको मैंने बता दिया। अब डेफिनेशन समझना है तो अफोर्डेबल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट का ये डेफिनेशन है जो आप देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल वही है जो मैंने आपको बताया। और सिटीज जो है, सिटीज कौन कौन सा कवर्ड होता है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में नॉर्मली आता है सर बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, एनसीआर। एनसीआर में आ जाता है दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद। इट मीन्स मानेसर वगैरह इसमें नहीं आता, पलवल, मानेसर ये सब नहीं आता है मेट्रोपॉलिटन सिटीज में। ठीक है सर? तो यहाँ इस केस में 90 स्क्वायर मीटर आपको लेना पड़ेगा लिमिट अफोर्डेबल रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट को डिसाइड करने के लिए। और बाकी जो रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है वो यही प्रोजेक्ट होता है कि रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट जिसको आपने रेरा के अंदर गवर्नमेंट को इंटीमेट किया है, प्लस उसमें कमर्शियल कंस्ट्रक्शन जो है 15% से ज्यादा नहीं होता है ऑफ टोटल कारपेट एरिया, ये ध्यान रखना है। और दूसरा जो बात आ जाता है रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, वो बताया दिया। रेसिडेंशियल अपार्टमेंट वो भी आपको रेरा के अंदर डिफाइंड है, प्रोमोटर भी रेरा के अंदर डिफाइंड है, कमर्शियल अपार्टमेंट भी रेरा के अंदर डिफाइंड है। अब आपको कोई क्वेरी पूछनी है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। हेलो, थैंक यू सर। अक्षय सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी तरफ से तो आज का ये पूरा हो गया ना सर? हाँ मेरी तरफ से पूरा हो गया। आपको जो क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने एक्स्ट्रा डाला है, 12-13 क्वेश्चन डाला है, वो क्वेश्चंस मैं आपको स्लाइड ये शेयर कर दूंगा, तो उससे आप सबको
सबको आप मेल कर दीजिएगा, तो इससे क्या होगा कि सब वो क्वेश्चंस डिटेल में पढ़ के अपना फ्यूचर यूज के लिए रख सकते हैं सारे मेंबर। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इसको आप प्रिजर्व करके रख लीजिएगा फ्यूचर यूज के लिए, क्योंकि वो क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक है सर। तो बता दीजिए। पीपीटी ले लीजिए संजय जी, पीपीटी ले लीजिए, वो डाउनलोड आप पीपीटी मेल कर देंगे सर, आपको चिंता ना करें, सभी को मेल कर देंगे। हाँ सर, बिल्कुल सर, सबको मेल कर देंगे। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से, और प्रेसिडेंट साहब और संजय जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद ये अरेंजमेंट करने के लिए और एक बहुत ही अच्छा टॉपिक देने के लिए। और मैं थैंक यू सर। यस सर, और मेरी तरफ से आपको रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें, घर में ही बने रहें जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं होता है। प्लीज अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं। प्लीज सर, प्लीज। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय सर आपका। आपने बड़ा अच्छा और सरल भाषा में सभी मेंबर्स को जो ये आज का लेक्चर दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। डिंडे जी और संदीप जी का भी धन्यवाद, और सीए रामअक्षय जी का धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू सर, थैंक यू संदीप जी, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत जल्दी हम मिलेंगे, फेस टू फेस करेंगे डिटेल में चर्चा। और देख रहे हैं, आपकी सेवा लेंगे सर, प्लीज। देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। ओके सर, कराते हैं। फ्रेंड्स, बाय। ओके सर, संदीप सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर थैंक यू, मैंने एक मैसेज भेजा है, वो शक रीड कर सके तो देख लीजिएगा। एक सेकंड सर। हेलो हेलो सर, आपका मैसेज एक सेकंड में पढ़ता हूँ। तो हाँ जी, पढ़ के सुना दीजिए। संदीप सर की तरफ से मैसेज आया है कि वोट ऑफ थैंक्स के लिए I, Sandeep Sethi, President, District Next Bar Association, Faridabad, want to give a token of thanks to CA Ramakshay ji for giving us fruitful lectures, and I hope all you are understanding the topics taught by him. Also, thanks very much to all the members for registering themselves and attending lectures on time. Hope you and your family members are safe. Stay home, stay safe. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। Thank you sir. All bye till the time. Stay safe, stay at home, enjoy. Stay home, stay safe. Welcome sir. थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप। Welcome sir, welcome. थैंक यू जी। ठीक है।